लगता है अब उन देशों की खैर नहीं है जिनके पास परमाणु बम न हो, फाइटर प्लेन न हो और ड्रोन न हो, मिसाइल्स न हो। अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी है। सोचिए, इराक पर हमला हुआ, इराक के राष्ट्रपति को खत्म कर दिया गया, वहां अमेरिका का कब्जा है। लीबिया पर हमला हुआ, गद्दाफी को खत्म कर दिया गया, वहां अमेरिका का कब्जा है। बीच में फिलिस्तीन जो लगातार ताकत दिखा रहा था, इजराइल ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। इन सब बातों में कॉमन क्या है? इराक के पास भी फाइटर प्लेन नहीं था, परमाणु बम नहीं था, उसके पास भी मिसाइल नहीं थी, वो एक धार्मिक देश था। लीबिया, गद्दाफी की गलती क्या है? उसके पास भी परमाणु बम नहीं था, फाइटर प्लेन नहीं था। उस पर जो कब्जा किया, उस देश के पास क्या है? अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, सबसे ज़्यादा परमाणु बम, सबसे ज़्यादा ड्रोन, सबसे ज़्यादा फाइटर प्लेन, एक से एक आधुनिक तकनीक, और वो कब्जा करते जा रहा है इराक पर, लीबिया पर, मिडिल ईस्ट के सारे देश। ये जो अबू धाबी, इजराइल, अबू धाबी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे देश जो हैं वो अब अमेरिका की काबू में आ चुके हैं। यहाँ तक कि सीरिया पर भी अब अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका ने अब अपना रुख लैटिन अमेरिकी देशों के करीब कर दिया है। पहले वो ज़्यादातर एशिया देशों पर हमला करता था, क्योंकि एशिया के इन देशों के पास कोई अपना बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर प्लेन या परमाणु बम नहीं था जो उस पर छोड़ा जा सकता था, दागा जा सकता था। इसलिए वो सारे युद्ध एशिया में आकर लड़ता था। वो दौर गया जब वो वियतनाम युद्ध में हार गया था, लेकिन लगभग एशिया के देशों ने उसके सामने सरेंडर कर दिया है। अब अमेरिका की बादशाहत एशिया के देशों पर बोल रहा है। ईरान एकमात्र बाधा है, और आने वाले समय में देखिएगा कि ईरान जो है, हो सकता है कि फिर से युद्ध की चपेट में चला जाए। अमेरिका की दो तरह की कोशिश होती है। पहले, जो सरकार उसके इशारे पर नहीं नाच रही है, उसको उसके ही नागरिकों से लोकतंत्र के नाम पर आंदोलन करवा के खत्म करा दिया जाए, जैसे उसने कई देशों में किया है। नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। अब इन तमाम देशों पर अमेरिका का वर्चस्व है, और अगर इस तरह से बात नहीं बनती है, तब अमेरिका उस पर सीधे सीधे काउंटर अटैक करता है और वो उस देश पर कब्जा कर लेता है। लेकिन अब इस तरह की रणनीति सिर्फ अमेरिका की नहीं है। तीन देश, अमेरिका, रूस और चीन, इनकी नज़र विस्तारवाद पर है। ये तीनों देश ईमानदारी से कहें तो दुनिया के उन तमाम देशों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं जिनके पास इस तरह के हथियार नहीं हैं, जैसे परमाणु बम, फाइटर प्लेन, रोबोट, एआई, मिसाइल्स, और जो इनके आसपास है और जिनके पास खनिज संपदा है। अमेरिका अब एशिया में आकर अपना कंट्रोल नहीं बनाए रख सकता है, क्योंकि उसकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन वो अब इस कमी को लैटिन अमेरिकी देशों पर कब्जा करना चाहता है। अभी उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मैरीलैंड पर भी उसकी नज़र है, चिली पर उसकी नज़र है, मैक्सिको पर उसकी नज़र है। तो तमाम जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वो डर रहे हैं, और उनके साथ भी ये सब होगा। मतलब साफ है, जो देश अब ताकतवर नहीं है, परमाणु बम नहीं है, उस पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन दुनिया को लगता था कि इसका जवाब रूस और चीन देंगे, लेकिन यकीन मानिए आप किसी गलतफहमी में हैं। इन तीनों देशों के प्रमुखों की आपस में खूब गुटर पिटर होती है, खूब बातचीत होती है। मुझे तो लगता है इन तीनों ने प्लान बना लिया है कि मैं अपने पड़ोसियों पर कब्जा करता हूं, तुम अपने पड़ोसियों पर कब्जा करो, और तुम अपने पड़ोसियों पर कब्जा करो। मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा आपको। पहले अमेरिका क्यूबा से नहीं लड़ पाता था, फिदेल कास्त्रो, वही चे गुवेरा, फिदेल कास्त्रो वाला, क्योंकि क्यूबा पनडुब्बी के जरिए अमेरिका पर भी हमला कर सकता था, क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क है। लेकिन अमेरिका अब ये भी करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वेनेजुएला हो, वो भी लैटिन अमेरिका का देश था, वहां से भी मिसाइलें दागी जा सकती थी। तो अमेरिका की इस विस्तारवादी नीति का, क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई वेनेजुएला पर कब्जा सिर्फ तेल के लिए किया गया है, तो ये लड़ाई संसाधन के लिए है, और जिन देशों के पास ताकत नहीं होगी वो देश अब सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए जो भी देश अब इन तीनों देशों से बचना चाहता है, उसको अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामरिक स्थिति बहुत मजबूत करनी होगी। सामरिक स्थिति में उसके पास अपना वायु सुरक्षा प्रणाली हो,
जैसे आयरन डोम रडार हो, S-500 हो, ताकि वो दूसरे को मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके, दूसरे के प्लेन को वो पता करके उस पर रॉकेट दाग सके। मतलब उसके पास अपनी रक्षा प्रणाली भी हो और साथ में अटैक करने की भी ताकत हो। उसके पास आधुनिक ड्रोन, आधुनिक फाइटर प्लेन भी होने चाहिए। तो अमेरिका ने इन देशों पर कब्जा शुरू कर दिया है। अब आते हैं रूस पर। रूस लगातार अपने पड़ोस के जो यूरोपियन देश हैं उस पर कब्जा करना चाहता है। पहले वो यूक्रेन को खत्म करना चाहता है और मुझे लगता है कि यहीं पर एक सहमति बनी है। अमेरिका को कहा गया होगा कि तुमको जिस जिस पर कब्जा करना है कर लो, मुझे यूक्रेन पर कब्जा करने दो। यूक्रेन के बाद वो पोलैंड पर भी कब्जा कर सकते हैं। वो फ्रांस या अमेरिका पर सीधे हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि इन देशों के पास भी ताकत है, लेकिन रूस की भी कोशिश होगी कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके, खासकर जो यूरोप के पड़ोसी मुल्क हैं, उस पर तो वो कब्जा करना ही चाहेगा। यूक्रेन युद्ध इस सबका जीता जागता नमूना है। यूक्रेन पर अब कुछ ही दिनों में रूस का कब्जा हो जाएगा क्योंकि अमेरिका न चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर हमने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की तो यूक्रेन भी चाइना के साथ मिलकर वेनेजुएला की मदद करेगा या फिर उन तमाम देशों की मदद करेगा जहां अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसका मतलब है कि रूस और अमेरिका पुतिन में डील तो हो चुकी है। अब बात करते हैं चीन की। चीन भी नया नया है और ये भी अब विस्तारवादी नीति अपना रहा है और इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। हांगकांग पर उसका कब्जा है, तो साउथ ईस्ट एशिया पर पूरी तरह से चीन अपना कब्जा करना चाहता है। हाल के दिनों में देखिएगा तो वियतनाम भी उसकी चपेट में आएगा। वो तमाम, पहले ही पाकिस्तान चीन के सामने सरेंडर कर चुका है, नेपाल चीन के सामने सरेंडर कर चुका है, श्रीलंका चीन के सामने सरेंडर कर चुका है। जापान और वियतनाम, यही दो देश है जो अब तक सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी किसी न किसी के खांचे में हैं। जापान जहां अमेरिका के खांचे में है, वहीं वियतनाम जो है वो भी अमेरिका के खांचे में है और वो अमेरिका जो है उसकी नीति थी कि चीन के साथ मैनेज करे। आप देख लीजिएगा, तीनों राष्ट्रपति की बातचीत हुई होगी और अमेरिका को चीन ने कहा होगा कि मुझे तुम वियतनाम पर कब्जा करने दो, जापान पर कब्जा करने दो। जापान तो फिर भी मजबूत है, लेकिन वियतनाम पर कब्जा करने दो। साथ ही सोचिए, रूस के साथ नॉर्थ कोरिया के अच्छे संबंध हैं, तो उन नॉर्थ कोरिया के पास अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी है, परमाणु बम भी है, तो वो उस पर हमला नहीं करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि रूस, चीन और अमेरिका, इन तीनों पर जो भी देश भरोसा कर रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इन तीनों की पॉलिसी है कि या तो देश हमारा माल खरीदे, उसके खनिज संपदा पर हमारा अधिकार हो, या वहां की सरकार हमारे हिसाब से चले। इन तीनों देशों का पेट इतना बड़ा हो गया है कि आप समझ ही नहीं सकते हैं। ऐसे में विकल्प क्या है? मुझे लगता है कि अब वो तमाम देश जिनके पास फाइटर प्लेन नहीं है या रडार नहीं है या फिर वायु रक्षा प्रणाली नहीं है या परमाणु बम नहीं है, नैम कंट्री के जो नाम से लोग जाने जाते थे, एक संस्था बननी चाहिए। इन देशों को आपस में बात करनी चाहिए, चाहे वो यूरोप के हों, अफ्रीका के हों, चाहे फिर एशिया के देश हों, ताकि चीन से एशिया में लोग बच सके, एशिया के देश को चीन से बचाया जा सके, यूरोप के देशों को रूस से बचाया जा सके और लैटिन अमेरिका के देशों को अमेरिका से बचाया जा सके। मुझे लगता है कि ट्रंप, पुतिन और ये जो चीन का जो राष्ट्रपति है जो भी नाम है, शी जिनपिंग, इन तीनों की लगातार बातचीत होती है और इन तीनों लोगों ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। अमेरिका कुछ देशों पर कब्जा करेगा जहां से उसको ताकत मिले, उसके बाद रूस कुछ देशों पर कब्जा करेगा और चीन कुछ देशों पर कब्जा करेगा। आप देखते रहिएगा। ऐसे में भारत के लिहाज से मैं एक भारतीय के तौर पर सोचता हूं कि भारत परमाणु संपन्न देश है। हमारी सेना का शौर्य और साहस किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हमें और अपने सामरिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए और तमाम उन देशों से व्यापार बढ़ाने चाहिए। क्योंकि सोचिए, जिस देश के अगर हमें और फाइटर प्लेन्स बनाने होंगे, हमें और मिसाइल्स बनाने होंगे, हमें और ड्रोन्स बनाने होंगे, हमें और रोबोट्स बनाने होंगे, ऐसे में मुझे लगता है कि कोई वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो देश हैं वो मिले हुए हैं और ये अपना अपना विस्तार कर रहे हैं। और इन तीनों देशों में लोकतंत्र के नाम पर, अमेरिका तो थोड़ा फिर भी लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, रूस में स्थिति देख रहे हैं, चीन में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के डेट में एक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था
उसमें जो रोम, बर्लिन, टोक्यो, जिसको पाप की धुरी कहा जाता था, मुझे लगता है कि अमेरिका, चीन और रूस मिलकर दुनिया के देशों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बारी बारी से वो एक दूसरे को लड़वा भी रहे हैं और एक दूसरे देशों पर कब्जा भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।